हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल को समझने से पहले आप लोगों को थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को जानना जरूरी है। ठीक है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का ही एक्सटेंशन नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स पाया गया था। वो ड्रॉबैक्स क्या है हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाला है भैया रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्योंकि उसमें जो ड्रॉबैक्स पाया गया था वो ड्रॉबैक्स निकाला किन्होंने? रुदरफोर्ड ने। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस डिस्कशन नहीं देखा, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा प्रीवियस डिस्कशन देख लीजिएगा। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम जो चैप्टर है, इसका हर एक डिस्कशंस का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है। एट द सेम टाइम द सेम लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू प्लीज गो थ्रू द लिंक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्कशन। ठीक है, तभी जाके आप लोगों को आज का जो डिस्कशन है, जो कि रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को समझते हैं। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल कुछ अलग है। किससे? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से। क्यों अलग है? क्योंकि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम वो एक सिंपल मॉडल ऑफ एटम था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एक स्पेयर है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन विथ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन gave rise to the stable arrangement of the atom। ठीक है, वही था आपका थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन देखा गया कि वो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में कुछ ड्रॉबैक्स है। वो ड्रॉबैक्स को रुदरफोर्ड ने पॉइंट आउट किया। तो पॉइंट आउट करने के लिए रुदरफोर्ड को तो अपना एक मॉडल देना चाहिए, है कि नहीं? अपना तो एक एटॉमिक मॉडल को तो एस्टेब्लिश करना चाहिए, तभी ना वो दूसरों का ड्रॉबैक्स निकल पाएगा, या तो निकल पाएंगे, है ना? तो देखते हैं रुदरफोर्ड्स का वो एटॉमिक मॉडल क्या है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है आपका? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको डिजाइन किया किसने? रुदरफोर्ड ने ही। इन्होंने ही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या है देखिए, एक सोर्स, ये सोर्स किस चीज का है? अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स। ये रेडियो एक्टिव सोर्स जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो सोर्स है, यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल्स का जेनरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जेनरेशन होके, प्रोड्यूस होके एक थिन स्लिट से, देखिए यहाँ से होके पास होके आपका कहाँ पे जाता है? एक सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड में जाता है, या तो वहां पे जाके स्ट्राइक होता है वो अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन उस स्क्रीन में, ये जो स्क्रीन है आप लोग देख सकते हैं, सर्कुलर स्क्रीन, ये सर्कुलर स्क्रीन में स्ट्राइक करने से पहले ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स को पहले स्ट्राइक कराया जाता है किससे? गोल्ड फॉयल के साथ। गोल्ड फॉयल मतलब थिन गोल्ड शीट अबाउट थिकनेस ऑफ 100 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब अल्फा पार्टिकल्स को कोई एक सोर्स से पास कराया गया, हाँ, गोल्ड फॉयल में जाके स्ट्राइक करने के लिए, और उस गोल्ड फॉयल से होकर सर्कुलर स्क्रीन में जाके फाइनली स्ट्राइक करना है। एंड दैट सर्कुलर स्क्रीन इज कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड से क्यों कोटेड किया गया? क्योंकि जब भी जाके कोई अल्फा पार्टिकल्स
गोल्ड फॉयल से होकर जाके सर्कुलर स्क्रीन में स्ट्राइक करे तब उसका कुछ स्पॉट्स मिल जाए, ताकि हम लोग को पता चले कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ कहाँ उस सर्कुलर स्क्रीन में स्ट्राइक किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइक किया, 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 है ना। अल्फा पार्टिकल्स इस सोर्स से निकलकर कहाँ पे गया, देखिए गोल्ड फॉयल में स्ट्राइक किया, गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक करके देखा गया कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरफ गया, कुछ इस तरफ गया, कुछ इस तरफ, है ना। ऐसा देख सकते हैं। ये जो सर्कुलर स्क्रीन, ये सर्कुलर स्क्रीन के चारों ओर अल्फा पार्टिकल्स जाकर स्ट्राइक किया। यही हो गया आपका क्या, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय रुदरफोर्ड। तो ये जो आपका सर्कुलर स्क्रीन है, ये स्क्रीन एक्चुअली किस चीज का काम कर रहा है, डिटेक्टर का काम कर रहा है। इट डिटेक्ट्स व्हाट, इट डिटेक्ट्स द स्ट्राइकिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन इट। वो अल्फा पार्टिकल्स कौन सा पोजीशन में जाके स्ट्राइक कर रहा है। अगर जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कोटेड नहीं किया होता तब कहाँ स्ट्राइक कर रहा है वो आप लोगों को पता नहीं चलता है। ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है। वहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा वहाँ पे कुछ सिंटिलेशंस या तो फ्लैश प्रोड्यूस होगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल्स किस तरफ गया, है ना, गोल्ड फॉयल से होकर, ठीक है। तो पता चला कि when alpha particles strike the zinc sulfide screen, flashes of light or scintillations are produced, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल्स ये गोल्ड फॉयल से होकर पास होता है तब ऐसा यहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स या सिंटिलेशंस भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये गोल्ड फॉयल से होकर जब वो जाके सर्कुलर स्क्रीन में जब स्ट्राइक करेगा तब कुछ ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस होगा, या तो ब्राइट फ्लैश भी प्रोड्यूस कह सकते हैं, या तो सिंटिलेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और by examining the different portions of the screen, it was possible to determine the proportion of alpha particles which got reflected at various angles. और एक चीज ये एक्सपेरिमेंट से पता चला मतलब वहां से एग्जामिन किया कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स जो गोल्ड फॉयल से होकर सर्कुलर स्क्रीन जो है कोटेड जिंक सल्फाइड वहाँ पे जब स्ट्राइक करता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि कितना क्वांटिटी में अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुआ है। वो तो जा रहा था, जो ये अल्फा पार्टिकल्स का जो बीम था वो स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन एंड में फाइनली दोज अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट फाउंड टू स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन linearly. Rather, some of the alpha particles got deflected. लेकिन कितना डिफ्लेक्टेड हुआ, कितना पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुआ, वो ये हम लोगों को पता चलेगा ये सर्कुलर स्क्रीन में जो ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस होगा बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या। इन ब्रीफ में फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपका एक रेडियोएक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को भेजा गया स्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ ए बीम टू स्ट्राइक ऑन ए गोल्ड फॉयल। ठीक है, एंड द इमर्जिंग beam of alpha particles are finally allowed to strike on a circular screen coated with zinc sulfide, where bright spots or scintillations are produced as a result of striking of alpha particles with the circular screen. ठीक है, उस स्क्रीन का जो ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस होगा उसी से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि what is the quantity of or what is the number of alpha particles which got deflected on striking the gold foils finally. क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने किया उससे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्हें क्या देखने को मिला उस एक्सपेरिमेंट से। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है क्या था, उन्हें ऐसा लगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed
थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो ब्राइट स्पॉट्स जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन में जाके प्रोड्यूस हुआ, उससे ये लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब उसमें मान लीजिए कुछ 90% अल्फा पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टेड होके चला गया। डिफ्लेक्टेड मतलब उसमें कुछ रुकावट पैदा करना, जाते वक्त देखा गया जब भी वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से होकर पास कर रहा था, देखा गया कि ऐसे ही चला गया, वो उसको कोई रुकावट पैदा नहीं किया उसका रास्ते पे, ठीक है। उन्होंने लेकिन कुछ तो रुकावट, किसी ने तो रुकावट दिया जिसके वजह से कुछ तो डिफ्लेक्शंस हुआ, लेकिन देखा गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स मूव्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल स्ट्रेट। ये एक इनका खुद का ऑब्जर्वेशन है। फिर इनका सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल्स। इन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हुआ है। मतलब वो अल्फा पार्टिकल्स का जो रास्ता था, जो रास्ते से ये लोग जा रहे थे, उस रास्ते में कुछ रुकावट पैदा हुआ। उस रुकावट के वजह से उस अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन, उसका रास्ता इन्होंने चेंज कर दिया। मतलब अल्फा पार्टिकल्स का जो रास्ता था वो चेंज हो गया। वो जा रहा था स्ट्रेट, उसको थोड़ा बैंड कर दिया, उस रास्ते को थोड़ा बैंड कर दिया। किसने? उस रुकावट ने, उस ऑब्स्टेकल ने। कुछ क्या ऑब्स्टेकल है ये हम लोग जानने वाले। कुछ ना कुछ तो है जिसके वजह से रुदरफोर्ड ने कहा कि कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल्स, थ्रू स्मॉल एंगल्स। मतलब मान लीजिए ये ऐसा जा रहा था, ये ऐसा हो गया, उसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, ऐसा है ना, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन देखा गया कि ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में इसको कुछ रुकावट का सामना हुआ, जिसके वजह से वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया थ्रू सम एंगल्स, कुछ एंगल्स से डिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इनका क्या था, वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिड नॉट पास थ्रू द गोल्ड फॉयल बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शंस। इन्होंने ये भी देखा कि एटलीस्ट सम पार्टिकल्स, सम मतलब सम भी नहीं, वो कम से कम least number of particles got deflected in such a way they traced they moved exactly in opposite direction to the direction they have initially moved। मतलब ये आ रहा था अल्फा पार्टिकल इस तरफ से, देखा गया कि वो फिर से इस तरफ बैक हो गया। मतलब जिस रास्ते से वो आ रहा था उसी रास्ते से वो फिर से चलने लगा। मतलब वो रास्ता में, जिस रास्ते से वो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, वहाँ पे उनको ऐसा कुछ मिला जिसने उन्हें इस तरह से रेजिस्ट किया जाने में। वो जिस रास्ते से अल्फा पार्टिकल्स आ रहा था उसी रास्ते से उसे घूमना पड़ा। मतलब उसमें ऐसा कुछ था जिसने अल्फा पार्टिकल्स को जोर से धक्का दिया और अल्फा पार्टिकल्स को वापस अपने रास्ते से भेज दिया। बाकी सब मत क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स एटलीस्ट जा सकते थे, है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट जा रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू सम एंगल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बट वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर सेंट बैक along with their original path। मतलब उसका ओरिजिनल जो पाथ था उस पाथ से ही उनको बैक कर दिया गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो उस ऑब्जर्वेशंस का इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। वो एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए आप लोग। देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस विद इन एन एटॉम। ये तो जाहिर सा बात है। देखिए यहाँ पे ये सब अल्फा पार्टिकल्स था ना, ये सब तो अल्फा पार्टिकल्स का ही ये था ना,
है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये अल्फा पार्टिकल का जो ये बीम था, अल्फा पार्टिकल जो था, ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा था, ये भी स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल जो था ये कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल है ये एग्जैक्टली ये जो मिडिल वाला, आप देख सकते हैं कि जिस पाथ से या तो जिस वे से गया वो उसी वे से उसको बैक कर दिया गया। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है जिसका ताकत बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से उसने उस अल्फा पार्टिकल्स को जिस रास्ते से आ रहा था वो अल्फा पार्टिकल उसी रास्ते से उसे भेज दिया। समझ में आ रहा है ना। और ये जो अरेंजमेंट किया था रुदरफोर्ड ने, उससे क्या पता चला हम लोगों को कि मैक्सिमम स्पेस एटम में वो एम्प्टी है, वो खाली है। इन्होंने देखा ऑब्जर्वेशन में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the gold foil. Some particles got deflected at some angles and very few particles moved back along to their original path. समझ में आया। इसने रुदरफोर्ड ने ये भी एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंस ऑफ हैवी पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ द एटम, तो उसमें तो हैवी पॉजिटिव चार्ज होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जिसके वजह से क्या हुआ वो अल्फा पार्टिकल्स को बैक कर दिया गया, रिपल्शन हुआ वहां पे जाने के बाद। व्हाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। व्हाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम 2+ न्यूक्लियाई, हीलियम 2+ आयंस यू कैन से। तो वहां पे तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है ही अल्फा पार्टिकल्स में, यानी अल्फा पार्टिकल्स आर itself positively charged species, and when it will strike an oppositely charged species, it is quite natural it will get deflected very strongly if they go for head-on collision। मतलब exactly opposite manner में ऐसा जाके अगर strike करेगा अल्फा पार्टिकल्स कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के साथ, तब वो ठीक वही रास्ता से वो बैक करेगा जिस रास्ता से वो आ रहा था अल्फा पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है। जिसके वजह से कहा कि प्रेजेंस ऑफ हैवी पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ एटम, मतलब एटम का सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, वो पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, हैवी पॉजिटिव चार्ज, और उसका ताकत भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आर रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कोलिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विथ हैवी पॉजिटिव चार्ज, जो कि मैंने बोला है, जहाँ पे सेंटर में जो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ पे कहा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जिसको स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट किया गया, जिनको भेजा गया वही रास्ता से जिस रास्ता से वो आ रहे थे, मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हुआ। वो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? ड्यू टू हेड ऑन कोलिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विद द हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी सोचिए आप लोग कि थॉमसन्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है। अगर इनका मॉडल ऑफ एटम ऐसा है, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ऐसा है, तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में ड्रॉबैक्स कैसा प्रोड्यूस हुआ? सोचिए, थॉमसन ने क्या कहा था? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी स्पीसीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेयर। अगर ऐसा होता तो अल्फा पार्टिकल्स उस पेयर से अगर पास कर रहा था तो वो तो डिफ्लेक्ट अगर होना ही है, हाँ, ऐसा स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट तो नहीं होना चाहिए था, वो तो पास होना चाहिए था, है ना। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स का कुछ डिफ्लेक्शंस हुआ, लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, कंसिडरिंग द वैलिडिटी ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अगर थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल अगर कंसिडर करते हैं आप लोग, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शुड हैव गॉन स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, बट इट हैज बीन फाउंड दैट दे डिड नॉट पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, रेदर दे सफर्ड सम डिफ्लेक्शंस। वो डिफ्लेक्शंस ऐसा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स फेस्ड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस। तो थॉमसन ने जो कहा था कि
एटम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का स्पेयर है, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो रूल्ड आउट हो गया। क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो अल्फा पार्टिकल्स को इतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस का सामना नहीं करना पड़ता। तो थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल है वो उसी पॉइंट के वजह से डिस्कार्डेड हो गया। क्योंकि रुदरफोर्ड ने, आप लोग देख रहे हैं कि कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटॉम, है ना। मतलब क्या, रुदरफोर्ड ने मॉडल को ऐसा प्रेजेंट किया कि एक एटम में सेंटर में ही हैवी पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, बाकी जो एरिया है एटम का वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहा था, है ना। लेकिन कुछ तो है सेंटर में एटम का, जिसके वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हो रहा है एट 180 डिग्री एंगल्स। समझ में आ रहा है। तो आपका जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम है वो रूल्ड आउट हो गया, वो डिस्कार्डेड हो गया। उसको हम लोग अभी सोचते हैं कि वो उसका वैलिडिटी है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए, द पॉजिटिव चार्ज व्हिच हैज सम कंसिडरेबल मास इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इज प्रोबेबली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। अभी देखिए, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जिसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट करवाया, उसका कुछ मास है ना, उसका कुछ मास है, जिसकी वजह से ही तो आपका अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कराया और अल्फा पार्टिकल्स वही रास्ता से बैक होकर चला गया। और ये हो सकता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो एक हेवी स्पीसीज है वो सेंटर ऑफ द एटम में मौजूद है। समझ में आ रहा है ना। मतलब heavy positive charge which is supposed to be present as per Rutherford is present at the center of the atom. It is not uniformly distributed as shown by or as presented by Thomson. Thomson has said that positively charged particles are uniformly distributed in the form of a sphere, but not. It has been ruled out. It has been proved to be false. By whom? Rutherford. He told that positively charged species are very heavy, having considerable mass and are present at the center of the atom. Clear? समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो अभी देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट किया रुदरफोर्ड ने, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने ये मॉडल को, या तो ये एक्सपेरिमेंट से जो मॉडल निकल के आया एटम का, इन्होंने इसका नाम दिया, या तो सभी ने इस मॉडल ऑफ एटम का नोमेनक्लेचर किया कि रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। मतलब रुदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो मॉडल ऑफ एटम का प्रपोज हुआ, उस मॉडल को नाम दिया गया है रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इस मॉडल में एक्चुअली क्या है, इसका ब्रीफ अभी हम लोग जानेंगे। इन एन एटम एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। उनके हिसाब से एक एटम में कंप्लीट मास, मतलब एक एटम का कंप्लीट मास कहाँ पे है? सेंटर में है। हाँ, सेंटर में है, और वो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब है, इन एन एटम एंटर मास एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस एटम का पूरा मास और उसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उस किसी एक एटम में, वो एक स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। उस स्मॉल रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। समझ में आ रहा है? ये रुदरफोर्ड एटम का पहला पोस्टुलेट कह सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्या कहा गया है, देखिए द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। तो इनका मॉडल से ये पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है, जो मास ऑफ द एटॉम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, उसको सराउंड कौन कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए वेरी हाई स्पीड। समझ में आ रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आर एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है और ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियस, यूएस न्यूक्लियस, and here are your electrons. These are revolving continuously around the electrons, and this is your nucleus, a small region where entire mass of the atom is concentrated, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज का भी वही रीजन में पाया गया। समझ में आया, ठीक है। और एक चीज देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस are held together by strong electrostatic force of attraction। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दैट्स व्हाई एटॉम एज अ होल इज ए स्टेबल अरेंजमेंट, है ना। समझ में आया आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम को समझ चुके हैं, जिन्होंने ये कहा कि एटम का सेंटर में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज रहता है, उस हैवी पॉजिटिव चार्ज को रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच मेक्स द एटम एज अ होल स्टेबल अरेंजमेंट। इन्होंने ये भी कहा कि रिवॉल्विंग होने के वजह से मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इन एन एटॉम आर एम्प्टी। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये सब हम लोगों को रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम से पता चला। तो जाहिर सी बात है, इनमें भी कुछ ड्रॉबैक्स होने का पॉसिबिलिटी है, मतलब रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में भी कुछ ड्रॉबैक्स होने का पॉसिबिलिटी है। अगर है तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये अगर ड्रॉबैक्स है, ये हम लोग कब पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन के दौरान पढ़ेंगे। तो मेरा आज का जो डिस्कशन है यहीं तक सीमित है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये डिस्कशन को समझा, ठीक है। अगर समझा है, आप लोग एक लाइक कीजिएगा इस डिस्कशन को देखने के बाद, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल जो बटन है उसे प्रेस कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी कुछ ज्ञान मिले मेरे डिस्कशंस के दौरान, ठीक है। देखिए, मैं जो टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ या तो लेके आता रहता हूँ आप लोगों के साथ, मैं एकदम एलिमेंट्री लेवल से डिस्कस करके जा रहा हूँ, ताकि वीक से वीक स्टूडेंट को या तो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को भी आसानी से समझ में आए केमिस्ट्री का मुद्दा। मैं उतना स्पीड से भी नहीं पढ़ा रहा हूँ या डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ताकि सभी को केमिस्ट्री का कुछ समझ आए, ठीक है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आज का डिस्कशन यही इतना समय तक देखने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।